अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मियां नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। बिजली के बिलों में रिलीफ का ऐलान किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार उन्होंने 2017 के बाद आने वाली हुकूमत को करार दिया। नवाज शरीफ का कहना था कि हमारे ज़माने में सब्जियां 10-10 रुपये किलो फ़रोख्त होती थीं, लोगों का जीना दोभर हो गया है, देखकर मुझे दुख होता है। नवाज शरीफ ने अगस्त और सितंबर में 1 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को 14 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ देने का ऐलान किया है। नवाज शरीफ का कहना है कि ये रिलीफ मरीम नवाज की हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों के बजट से देने का ऐलान किया है। वो कुछ देर पहले मीडिया से बात कर रहे थे। बात करते हुए उन्होंने कुछ बातें भी की। क्या बातें की, आइए वो सुन लेते हैं। किया है पंजाब गवर्नमेंट ने अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में फौरी रिलीफ फ्राहम करने की कोशिश की है। 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं 14 रुपए कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे। सोलर पैनल्स की एक स्कीम लेके आ रही है जो लोगों को इंशाल्लाह वो सोलर दिए जाएंगे ताकि उनका आइंदा जो बिजली का बिल है वो इससे भी बहुत कम हो जाए। तो मियां साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जिया का राना कैसर साहब। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। राना कैसर साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया दिन भर को वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि आपने भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुनी। एक तरफ वो मरीम नवाज की कारकर्दगी को सराह रहे थे, बिजली पर उन्होंने पंजाब की आवाम को रिलीफ दिया, तो दूसरी जानिब वो कुछ शिकायत भी कर रहे थे। उन्होंने आज भी कहा कि मैं आज भी यही सवाल करता हूँ कि मुझे क्यों निकाला, और अदलिया के फैसले पर भी उन्होंने काफ़ी तनकीद की। तो क्या वो ये चाह रहे हैं कि साबिक जजेस का भी एहतसाब होना चाहिए? क्या कमेंट करेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब ने आज मरीम नवाज साहबा के साथ जो बातचीत की, उनके साथ जॉइंट एक प्रेस टॉक थी या एक मीडिया में जब आए हैं, तो पहला सवाल तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ये हुकूमती फैसलों पे एक चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ बैठकर इन व्हाट कैपेसिटी, किस ऑफिशियल कैपेसिटी में ये बात कर रहे थे। ये काम तो चीफ मिनिस्टर का है, उनके मिनिस्टर्स का है कि वो आवाम को बताएं कि हमने ये क्या करना है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने क्रेडिट लेना है तो वो एक प्राइवेट कैपेसिटी में अगर ये बात करें तो बिल्कुल समझ आती है। दूसरी बात यह है कि बिजली के बिल, यस, इस वक्त मुश्किल हालात है, लोगों के ऊपर जो है वो तंगी आई हुई है, लेकिन ये सोल सर्चिंग करनी है। हमें देखना है कि आज अगर हम इस नहज पे पहुंचे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। इसका जिम्मेदार वो है या वो लोग हैं जिन्होंने आईपीपीज के साथ महंगे मुआहदे किए और कैपेसिटी पेमेंट के हवाले से इस कौम के ऊपर बोझ डाला गया। तो ये मियां साहब को बताना चाहिए था कि वो कौन सी कंपनीज हैं, वो किन लोगों की कंपनीज हैं जो इस मुल्क का खून चूस रही हैं और चूसती रहेंगी। और ये भी बताना चाहिए था कि मौजूदा हुकूमत के दौर में कुछ आईपीपीज जो तकरीबन रिटायर हो चुकी हुई हैं, जो बिजली पैदा नहीं कर रही, उनके मुआहदे क्यों एक्सटेंड किए गए। ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरा ख्याल है कि ये ठीक है, पॉलिटिकल गिमिक्स हैं, सियासतदानों के होते हैं, सियासी जमातों के होते हैं, सियासी शुबदाबाजी इसको मैं कहूंगा कि आपने अपने गुनाहों को दूसरों के गुनाहों में तब्दील करना, ये एक होता है हमारे यहाँ सियासी तौर पे, और हमारे अवाम जो है वो इस चीज को शायद बाय भी कर लेते हैं और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स या पॉलिटिकल पार्टीज जो ऐसे पॉलिटिकल माइलेज भी लेती हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी एहतसाब की जब बात करते हैं तो यकीनी तौर पे देखिए जी, एहतसाब अब का नहीं होना चाहिए कि पिछले 5 सालों में क्या हुआ। एहतसाब तो ऐसी बातों का पिछले 50 साल से होना चाहिए कि किस किस को किस किस तरीके से अदालतों से रिलीफ मिलते रहे, कौन जो था वो अदालतों से फायदे उठाता रहा, कौन है जो पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर जो है उनके खिलाफ बातें करता था, कौन है जो अदलिया के खिलाफ बातें करता था। ये सबका होना चाहिए, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होना चाहिए। चूंकि एक सिचुएशन डेवलप हुई है 1-2 रोज से, तो इस वक्त जो पीएमएलएन है, जो मौजूदा हुकूमत है, वो इसे एक पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाह रही है कि शायद उनके साथ ज्यादती हुई। तो अगर ये ज्यादती है तो फिर माजी में भी बहुत सारी ज्यादतियां हुई, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। तो सवाल ये है कि ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो एक ऐसी सिचुएशन का फायदा उठाएं और अपने मफाद में इसको। तो कुछ सियासी मामलात हो गए, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए अवाम को कुछ रिलीफ दिए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज भी उनके हमरा बैठी थी, तो इस रिलीफ को आप किस तरह से देख रहे हैं?
ये जहां तक रिलीफ देने का ताल्लुक है, ये तो एक हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोई एहसान नहीं होता किसी हुकूमत का अवाम को रिलीफ देना। हुकूमत आती क्यों है, लोग इलेक्ट क्यों करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, कि वो आएंगे उनकी फलाह के लिए काम करेंगे। लेकिन ये नहीं होता कि एक पॉलिटिकल पार्टी आए और ये समझे, इस तरह बात करे कि वो अवाम पे एहसान कर रहे हैं। नो, और ये पैसा कोई अपनी जेब से नहीं देता, ये अवाम के टैक्स का ही पैसा होता है जो किसी न किसी हवाले से कहीं से उसको निकाला जाता है और दूसरी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कोई एहसान नहीं है। अगर रिलीफ कर रहे हैं ये उनकी एक जिम्मेदारी है और अच्छी बात है। राना साहब, इससे पहले जो आप बात कर रहे थे उस पर आपका एक छोटा सा कमेंट चाहूँगा कि 2017 से पहले की बात करते हैं मियां नवाज शरीफ जब भी बात करते हैं, और आज भी उन्होंने ये कहा कि 2017 तक हम एशियन टाइगर बनने के लिए जा रहे थे, बाद में आने वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या मुझे क्यों निकाला का जवाब आज भी वो ढूंढ रहे हैं, या वो ये चाह रहे हैं कि इसका जवाब उन्हें किसी और सूरत में दिया जाए जो कि इसके जिम्मेदारान हैं उनकी सूरत में? देखिए, बुनियादी तौर पे तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि उनको जो निकाला गया वो क्यों निकाला, वो पिछले कई सालों से ये बात कर रहे हैं। और फिर ये भी सवाल आता है कि जब उनको निकाला तो फिर पाकिस्तान से क्यों भिजवाया, ये भी सवाल है। और जब भिजवाया तो फिर क्यों लाया गया, ये भी एक सवाल है, इसका भी लोग जवाब मांगते हैं। एशियन टाइगर की आपने बात की है, तो इन्होंने अपने सेकंड टेन्योर जो था इनका 1997 वाला, उस वक्त कहा था कि हम पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बना देंगे। बिल्कुल ठीक है। ये तो जरा बताइए कि आज तक IMF के कितने प्रोग्राम्स लिए गए इनके अपने अदवार में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अदवार में और दीगर अदवार में। तो आज अगर हम एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंचे हैं तो मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करने की बात नहीं कर रहा, ना मैं करूंगा, मेरा कोई लव लॉस नहीं है किसी सियासी जमात के साथ। बट आई वुड लाइक टू से कि इस मुल्क में आज तक जितने IMF के प्रोग्राम्स आए हैं वो कौन लेके आया, फिर उसका नतीजा। ये कहना बहुत आसान है कि हमने पाकिस्तान कह रहे हैं कि अवाम को रिलीफ देना किसी भी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है और नून लीग भी वही कर रही है। राना कैसर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया दिन भर को वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से अरशद नदीम के एजाज में GHQ में तकरीब जो है वो मुनक्किद की गई है, और इस तकरीब में अरशद नदीम ने खुसूसी तौर पर अपने अहल खाना के हमरा शिरकत करनी। जी हाँ, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। आपको बताएं कि ये खुसूसी तकरीब है जिसका इनेकाद किया गया है। क्या अपडेट्स हैं आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलवक्त आपको बताएं कि इस वक्त मुल्क भर में एक ही शोर है कि इंटरनेट की स्पीड नहीं है। 21वीं सदी जब सारी दुनिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न सिर्फ तरक्की कर रही है बल्कि तरक्की की मनाजिल तय करके अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला भी कमाया जा रहा है। इंटरनेट फ्रीलांसिंग और दीगर ज़राए से लोगों को रोज़गार फराहम कर रहा है। वहाँ दुनिया भर में इस इंटरनेट के ज़रिए राबतों को आसान और कारोबारी ज़रिया भी है। दुनिया से मुतज़ाद सिर्फ पाकिस्तान में ही हर चीज़ ज़वाल का शिकार है। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किसी मुल्क में कोई भी चीज़ इतनी देर ख़राब नहीं रहती। पाकिस्तान भर में कई रोज़ से इंटरनेट की स्पीड में कमी की शिकायत है। इंटरनेट सर्विस पर प्रोवाइडर्स का कहना है कि इस वक्त मुल्क में इंटरनेशनल ट्रैफिक 30 से 40% डाउन चल रही है। जबकि फ्रीलांसर्स की सहूलतकार कंपनी फाइबर ने भी पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड न होने की वजह से फ्रीलांसर्स की अदम दस्तयाबी का बता दिया है। इंटरनेट सर्विस में तातुल पर जो पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के अकाउंट्स को गैर फाल कर दिया गया है। फाइबर ने पाकिस्तान में मौजूद अपने सारिफ को आगाह किया है कि आपकी दस्तयाबिया के जो स्टेटस हैं आर्जी तौर पर वो गैर फाल कर रहे हैं। फ्रीलांसर्स हैं, उन्हें भी मुश्किलात का सामना है। लोगों ने इस हवाले से किस तरह से अपने रद्दमल का इजहार किया है वो आपको दिखाते हैं। असली काम मिलता था तो वो भी बहुत मुतासर हुआ है। हुकूमत ने वैसे ही नौजवानों के लिए कोई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ तो क्रिएट की नहीं है। हमने जो अपने लिए थोड़ी बहुत क्रिएट की हैं अभी वो भी हमसे छीनी जा रही हैं। इससे जो है ना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं उनके काम में। फ्रीलांसिंग से हम जो है हमने एक कैरियर बनाया हुआ है। अगर नेट की स्पीड यही रही तो शायद हम ये काम भी नहीं कर सकेंगे। हम लोग डाउनलोडिंग पे कुछ चीज़ लगाते हैं तो 2-2 घंटे लग जाते हैं लेकिन वो चीज़ डाउनलोड नहीं होती। अब स्टूडेंट्स का जो पढ़ाई है सब इस चीज़ से मुतासिर हो रहा है। सब कुछ जो है नेट के ऊपर है और नेट बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो इंटरनेट की स्पीड जो है बहुत स्लो है जिसकी वजह से सार्फिन को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जो फ्रीलांसर हैं वो सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है, आइए वो जान लेते हैं। सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा को काबू करने का मिशन। मुल्क में सोशल मीडिया पर फायरवॉल की तनसीब का ट्रायल मुकम्मल कर लिया गया। जराये के मुताबिक तमाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स पर फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई।
फायर वॉल को इंस्टॉल करने के लिए सोशल मीडिया ऐप्स को डाउन और ऐप पर ऑडियो वीडियो डाउनलोडिंग बंद की गई। इंस्टॉलेशन मुकम्मल होने पर सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज में मामूल पर आने का इम्कान है। वजीर मुमलिकत शीजा फातिमा का कहना है कि मुल्क पर इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिन्हें रोकना जरूरी है। इंटरनेशनल जो साइबर सिक्योरिटी अटैक्स हो रहे हैं वो देखिए इस मुल्क के ऊपर कितने हो रहे हैं। जिस तरह थ्रेट्स, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो इवॉल्व कर रहे हैं, स्टेट्स नीड टू हैव बेटर कैपेबिलिटी टू इंश्योर कि वो उन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को रिस्पॉन्ड कर सके। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इक़दाम नेशनल सिक्योरिटी के पेश नजर उठाए गए। फायरवॉल के जरिए सोशल मीडिया पर मुतनाज़ मवाद को रोका जा सकेगा और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पॉइंट्स की निशानदेही के अलावा कौमी सलामती के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाली आईडी को ब्लॉक किया जा सकेगा। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ करवा देती हूँ, शहजाद अहमद साहब मौजूद हैं जो कि आईटी एक्सपर्ट हैं। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है मुदस्सिर मलिक साहब ने, वो भी आईटी एक्सपर्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शहजाद अहमद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, कहिएगा कि दुनिया जो है वो 5G तक पहुँच गई है, लेकिन पाकिस्तान में 4G की जो इंटरनेट है वो भी इतना स्लो हो गया है, फ्रीलांसर्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तो आप इस पर क्या कमेंट करेंगे कि ये जो हुकूमत कर रही है क्या आईटी इंडस्ट्री को तबाह नहीं कर देगा? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। इसमें एक चीज़ बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर आज तक आईटी की इंडस्ट्री में हुकूमत ने सिवाय एक बार टैक्स रिबेट के और कोई भी ऐसा इक़दाम नहीं किया जिससे आईटी वाले लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। लेकिन अंदाज़ा कीजिएगा कि ये $3 अरब की इंडस्ट्री है हमारी, जिसको हम बढ़ा के 5, 6, 7 तक लेके जा सकते हैं अगर गवर्नमेंट ये सहूलतें हमें दे। वो सहूलतें सारी इंटरनेट के बाद आती हैं। इंटरनेट सबसे बुनियादी चीज़ थी, जो पहले से दस्याब इंटरनेट था हमारे पास, उसके अंदर भी मसाइल है। अब आप अंदाज़ा कीजिएगा फायरवॉल जो लगी हुई है, ये फायरवॉल ऐसे कर रही है जैसे किसी पैकेट को लोग छू के चेक करते हैं। पहले तो पहला टेस्ट इससे ऐसा किया गया, छू के चेक करके कई चीजों को पास करना आसान है। अब जैसे इसकी जो डीप पैकेट इसके चेक की जा रही हैं, जैसे खोल के हर पैकेज को चेक किया जाता है। जो कन्वर्सेशन हम करते हैं, जो हम मैसेज करते हैं, इस सारे के सारी मैसेज जो टेक्स्ट और इमेजेस को ये फायरवॉल पढ़ती है, एनालाइज करती है। इस दौरान में ये अगले शख्स तक पहुंचाने में से ताखीर का मुजाहरा करती है। अब ये देखिएगा, अगर यही सिलसिला रहा, ये ताखीर रही जो कि 30 से 40% इंटरनेट की स्पीड मुतासर हुई है। हमारे पास तो पहले स्पीड थी नहीं। बेशुमार लोग आज भी यकीन कीजिएगा, सिर्फ ये मसला उनको दरपेश आईटी वालों को कि अगर वो लाइव कॉल कर लें और उनकी कॉल टूटे ना। बिलीव मी, आप और मैं, हम दोनों यहाँ पे लाइव हैं तो हम भी डरते होंगे। ये पाकिस्तान का इंटरनेट है जो पहले से दस्याब था। ऊपर से ये फायरवॉल, ये देखिए, ये फायरवॉल जो है ये तो हमारी इंडस्ट्री तबाह कर देगी। पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमती ज़राए हैं वो कहते हैं 25 लाख के पास फ्रीलांसर्स हैं, जबकि ये फ्रीलांसर्स। अच्छा शहजाद साहब, ये फायरवॉल के हवाले से बहुत ज़्यादा डिबेट अभी भी चल रही है, और लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि फायरवॉल शायद इंटरनेट की स्पीड कम करने का वो नहीं है, ज़रिया नहीं है। क्या कोई ख़ास ये फायरवॉल है? चूँकि फायरवॉल्स तो पहले भी लगी हुई थी शायद। जी, पहली बात, पाकिस्तान में फायरवॉल नहीं थी, वो वेब मैनेजमेंट सिस्टम था जिसके थ्रू ये करते क्या थे, कोई वेबसाइट अगर बंद करना चाहते हैं उसे बंद कर लेते थे। फायरवॉल पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे पहली बार नस्ब की गई है और ये एक महंगी कम्प्लेक्स आइटम है, और इसमें जितनी भी ट्रैफिक पाकिस्तान की इंटरनेट से इन आउट होगी इसको एनालाइज किया जाएगा, और इसमें ऑडियो, टेक्स्ट और इमेजेस, हर किस्म के मैसेज को पढ़ा जाएगा, एनालाइज करके देखा जाएगा क्या कोई इसमें ऐसे मैसेजेस हैं जो कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट को मुतासर करते हैं। अब मसला ये है कि फायरवॉल देखिए क्यों स्लो डाउन करती है। अगर इमिग्रेशन काउंटर पे आप जाएं और आपको वहां पे एक इमिग्रेशन काउंटर से सारे प्रोसीजर पूरा करके जहाज में बैठना पड़ेगा, इसलिए आप वहां पे 1.5-2 घंटा पहले जाते हैं एयरपोर्ट पे। लेकिन वही काम करते हैं अगर आप बस पे, किसी ट्रेन पे, आपको वहां पे वक्त इतना नहीं दरकार, सिंपली आप वहां जाएंगे, टिकट लेंगे, बैठ जाएंगे। ये फायरवॉल क्या कर रही है, इसका इमिग्रेशन काउंटर समझ लीजिएगा, किस डेटा को इन होने देना है, किसको आउट होने देना है, इसका चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। ये एक सिक्योरिटी गार्ड है। ये सिक्योरिटी गार्ड चेकिंग के दौरान में थोड़ी ताखीर का मुजाहरा करता है। हुकूमत या उसके नुमाइंदे इस बार सब कुछ ही मेरे ख्याल में या जानते नहीं, ये गलत कह रहे हैं कि ये फायरवॉल का कसूर नहीं है।
فائر وال ہی تجرباتی طور پر جو کچھ کیے جا رہی ہے یہ چیزیں سلو ڈاؤن کر رہی ہے. ٹھیک ہے مدثر صاحب، یہ فائر وال کے حوالے سے ڈیبیٹ جو چل رہی ہے شاید ہمارے اور آپ کے درمیان جو رابطے میں خلل آ رہا ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہوگا. کتنا زیادہ یہ جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے پاکستان میں انٹرنیٹ کنیکشن پر؟ میری آواز آپ کے پاس کلیئر ہے جی اب کلیئر ہے، اگر دوبارہ سے کوئی خلل نہ آ گیا تو. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا، آپ نے اس فائر وال کے ایلیمنٹ کو تھوڑا سا ایک دم براڈر اسپیکٹرم پہ دیکھیں کہ فائر وال کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ شاید میں اگر آن اے براڈر اسکیل کہوں کہ یار ایک جو ڈیجیٹل وارفیئر ہے شاید اس کے اندر ایک امپورٹنٹ بھی ہے، اور اگر ہم امپلیمنٹ کر بھی رہے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن کبھی بھی ایک وائڈ اسکیل نیٹ ورکس کے اوپر کبھی بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہمیشہ ایک چھوٹے اسکیل پہ آتی ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک سینڈ باکس انوائرمنٹ ہے. اس سینڈ باکس انوائرمنٹ کے اندر آپ اس کی بینچ مارکنگ کرتے ہیں، اور اگر آپ نے اس کو رول آؤٹ کرنا ہے تو آپ اس کو رول آؤٹ اسی طرح کریں. آپ نے اس کو 5% امپلیمنٹ کریں، 20% امپلیمنٹ کریں، اس کی ٹیسٹنگ کریں، پھر اس کو 100% تک لے کے جائیں. بجائے اس کے ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم نے ایک پورے نیٹ ورک کو چوک کر دیا ہے. اس چوک کرنے کی وجہ سے وہ بچے جو فری لانسنگ کے ایونیو کے اوپر ہیں، جو لوکل یا انٹرنیشنل کامرس کو دیکھ رہے ہیں، جو کمپنی جس ٹائم پہ بی پی آپریشنس کو یا آپ کے انجینئرنگ کے آپریشنس کو دیکھ رہی ہیں، ان سب کو اس کا امیڈیٹ نقصان ہو رہا ہے. آپ یہی سمجھیں کہ واٹ وی آر ڈوئنگ از وی آر ہٹنگ دی اسٹمکس فار دیم. ٹھیک ہے، اب یہ اس چیز کو اب اس کو آپ ایک نئے پرسپیکٹو یا ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو سے دیکھیں. آج کی ڈیٹ کے اندر اکراس پاکستان آپ کی ٹیلی ہیلتھ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹرز یا وہ فیلڈ سٹاف کے لوگ جو کرٹیکل آپریشنز کے اوپر ہیں، اگر ان کی کمیونیکیشن کے اوپر، ان کی وائس کال کے اوپر، ان کی ویڈیو کالز کے اوپر یا ان کی امیڈیٹ میسجنگ سروسز کو ہم نے ڈسٹرب کر دی ہے تو پھر ہم کس نہج پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ فائر وال امپلیمنٹیشن رولنگ آؤٹ پروسیس از ناٹ رائٹ. ٹھیک ہے، اور اس ایک چیز کے لیے میں اگین اس چیز کے اوپر تو بڑا ایمفسس کروں گا کہ ایز اے سی سی ممبر فار پاشا ہم تو ریکویسٹ کر رہے ہیں جو ہمارے ادارے ہیں جو ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں اس ایونیو میں، چاہے وہ پی ٹی اے ہے، وہ ایم او آئی ٹی ہے، پی ایس سی بی ہے، ایس آئی ایف سی ہے، این آئی ٹی بی ہے. We are requesting all of them کہ you need to support us, otherwise we are killing the grassroots level. جو برانڈ ہم نے 10 سال میں بنایا ہے پاکستان کا، وہ ہم نے 1.5 ہفتے کے اندر اس کو بہت ٹارنش کر دیا آلریڈی. اور ہم جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ای کامرس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بتایا جاتا ہے کہ لوگوں کو کروڑوں کا نقصان ہوا ہے. 4G سروس تو دور کی بات ہے، اکثر 3G بھی کام جو ہے نہیں کرتا. اس پر آپ کیا کہیں گے کہ ای کامرس کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ ای کامرس کا اگر آپ دیکھیں نا، لوکل ای کامرس جو ہے پاکستان کے اندر اٹ از 80% ڈیپینڈنٹ آن واٹس ایپ میسجنگ، کیونکہ آپ کا بہت بڑا جو نیٹ ورک ہے وہ سی او ڈی کے اوپر ہے، کیش آن ڈلیوری کے اوپر چلتا ہے، جہاں پہ رائڈرس کے نے بھی یوٹیلائز کرنا ہے ان امیجز کو، ان ٹیکسٹ کو، ان وائس میسیج کو. پھر آپ کی جو میٹا کی ایڈز کا اسپینڈ ہے خاص طور پہ لوکل کامرس کے اندر، وہ اس ٹائم پہ بالکل زیرو ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، جب میٹا پہ اسپینڈ نہیں ہو رہا ہوگا، ایڈز نہیں چل رہے ہوں گے، سیلز نہیں آ رہی ہوں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ڈلیوری نیٹ ورکس ہیں ان کے پاس بھی کوئی بزنس نہیں ہے. آپ کے وہ لوگ جو اس ٹائم پہ لوکل کامرس کر رہے ہیں ان کے پاس بھی کوئی بزنس نہیں ہے. تو یہ 1.5 ہفتے کے اندر جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ آپ کی لوکل کامرس کو بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل کامرس کے اوپر تو جتنی لوگوں کی سیلز چل رہی ہیں ان کے نیٹ ورکس ٹھیک ہیں، وہاں پہ ان کے ایڈز آپٹیمائز بھی ہو رہے ہیں، میٹا کے اوپر کنورژنز بھی ہو رہی ہیں، مگر بیسک نقصان سب سے پہلے آپ کے ملک کے اندر آپ کی لوکل کامرس کو ہوا ہے، اس کے بعد آپ کے فری لانسرز کو ہوا ہے. چلیں، یہ خصوصاً فائیور کے حوالے سے اور اپ ورک کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ کمپلینٹس بھی آئی ہیں. شہزاد صاحب، آپ چونکہ فری لانسرز کے حوالے سے کام بھی کرتے ہیں، ادارہ بھی چلاتے ہیں، تو کتنا نقصان اب تک یہ فائیور پہ، اپ ورک پہ یا دیگر پلیٹ فارمز پر جو فری لانسرز ہیں ان کو ہوا ہے اس سے؟ ابھی دیکھیں فی الحال 2-4 دن کے اندر بتانا تو پاسبل نہیں، لیکن محتاط سے اندازہ ہے کہ تقریباً یہ کوئی $300 ملین بنتا ہے. $300 ملین اگر دیکھیں گے فری لانسرز کی ٹوٹل جو آمدن تھی یہ $500 ملین کے پاس تھی آج سے 2 سال پہلے. جو اس سال کی جو توقع تھی ہماری شاید $2 ارب تک پہنچیں گے ہم، جو فری لانسر اتنے سارے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. اب اس میں سے صرف $300 ارب ہم 3-4-5 دنوں میں لوز کر سکتے ہیں. اس کی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں. یکمشت ہمارے کنٹریکٹس لوز کر جاتے ہیں. جن کلائنٹ سے ہمارے کنٹریکٹس تھے، چاہے ہم نے 6 ماہ میں پورے کرنے تھے، لیکن کنٹریکٹ ہمارے کینسل ہو چکے ہیں.
फाइवर पे जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो छोटे प्रोजेक्ट लेते हैं, इनकी प्रोफाइलों पे कई जगहों पे नोटिस दिखा दिया है फाइवर ने कि इनके कंट्री में इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है, इस वक्त इंटरनेट मुतासर है, तो आप अपने हिफ्ज़ कदम के तौर पर देखिएगा इनको ऑर्डर करना है कि नहीं करना। ये क्या हमारी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बदनामी नहीं है? हमारे लोग जो यहाँ पे एम्बेसडर्स हैं, ये सारे जितने लोग हमारे पाकिस्तानी हैं, फ्रीलांसर्स हैं, ये एम्बेसडर्स हैं, इनकी प्रोफाइल पे लिखा जा रहा है कि इनके कंट्री में इंटरनेट अच्छा नहीं है। अब ये देखिएगा कि वहां पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। हम किस क्लाइंट को किस मुंह से कहेंगे कि हम आपका काम करें कि हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सारा अच्छा है, हमारे पास हर चीज इंटरनेट और यूपीएस बिजली हर चीज अच्छी है, हम कैसे कह सकेंगे उसे? यकीनन शहजाद साहब ये बहुत बड़ा नुकसान है। मुदस्सिर साहब वक्त मेरे पास कम है, ज़रा क्विकली मुझे ये बताइएगा कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल गुज़श्ता कुछ अरसे में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा हो गया है। क्या पॉसिबल है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करते हुए इस फायरवॉल को बाईपास किया जा सके? देखिए VPNs जो होते हैं ना, वो आपका टेम्पररी बाईपास होता है। VPNs आर नॉट समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ लॉन्गर रन, क्योंकि आप VPNs को ऐसे समझे कि अगर मैंने एक स्ट्रेट रोड से जाना था तो मुझे 3 से 4 डिफरेंट एंगल से बहुत डिफरेंट राउट से जाना है अपने उसी मंजिल की तरफ। सो VPN इज नॉट द सॉल्यूशन, सो लेट्स बी वेरी फेयर ऑन दैट पार्ट। VPN आप यूज करके टेम्पररी अपनी कनेक्टिविटी को बहाल करते हैं, मगर इट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। और आपको एक और चीज भी इसके अंदर बता दूं कि इस टाइम पे जो फाइवर पे बच्चों के अकाउंट्स ब्लॉक हो रहे हैं ना, उसकी बड़ी वजह ये है कि आप VPNs यूज करके अपना वही अकाउंट यूज करते हैं जिसको आपने पहले पाकिस्तान की IP से एक्सेस किया था, अचानक आप उसको US की IP से एक्सेस करते हैं, वो IP डिस्कनेक्ट होता है तो आप नीदरलैंड्स की IP से एक्सेस कर लेते हैं। सो इतनी IP स्विचिंग जो है ये किसी भी नेटवर्क के अंदर उसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का ब्रीच होता है। सो अभी जो फाइवर के ऊपर हमारे बच्चों के अकाउंट्स ब्लॉक हो रहे हैं या टेम्पोरली डाउन हो रहे हैं, उसकी बड़ी रीजन ये है। ठीक है, इंटरनेट सार्फिन काफ़ी परेशान है, और अगर हम फ्रीलांसर्स की बात करें तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतने ज़्यादा फ्रीलांसर्स फ्रांस से ऑपरेट करते हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है और काफ़ी नुकसान हो चुका है। शहजाद अहमद साहब और मुदस्सिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। दिन भर में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। कुछ अदालती कार्रवाई की बात कर लेते हैं कि अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड के केस के मरकजी मुलजिम बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया न सिर्फ अदालत में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि उनके वकला मुख्तलिफ किस्म की फजूल दरख्वास्तें देकर एहतसाब अदालत को गुमराह कर रहे हैं। नैब ने मुलजिमान के खिलाफ आखिरी गवाह भी अदालत में पेश कर दिया है, मगर डिफेंस वकील की जानिब से इस पर जिरा के लिए मुख्तलिफ किस्म के ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि न सिर्फ इंसाफ में ताखीर हो बल्कि जल्द इंसाफ भी मुमकिन ना हो। अलकादिर ट्रस्ट केस बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में अलकादिर ट्रस्ट की बुनियाद बना, जिसके ट्रस्टी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी अहलिया बुशरा बीबी और उनकी करीबी दोस्त फराह गोगी हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर वज़ीर आज़म अपनी काबीना से एक लिफाफे में बंद कागज़ पर दर्ज समरी की मंजूरी ली थी। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मुनीर भट्टी साहब, माहिर कानून हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपके वक्त का। इस वक्त लग यूँ रहा है कि इस केस में सिर्फ और सिर्फ ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो गवाहान पेश किए गए, एहतसाब अदालत को गुमराह करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन अपनी सफाई में अभी तक एक भी गवाह पेश नहीं किया जा सका है, न बानी PTI की जानिब से, न बुशरा बीबी की जानिब से। किस तरह से आप देख रहे हैं इस केस को? देखें जी, ट्रायल जो है वो उसमें कंक्लूड होना है, सारी इन्वेस्टिगेशन और सारी उसके बाद ट्रायल की जितनी भी एविडेंस है वो एड्यूस होगी तो उसके बाद ट्रायल ने कंक्लूड होना है। और अभी चूंकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो इस केस में मैंने देखा है कि IO के ऊपर जो है वो क्रॉस होना बाकी है और वो मेरे ख्याल में लास्ट विटनेस है इस केस में, तो बाकी उसके बाद जो है वो फिर 342 का स्टेटमेंट होगा, अक्यूज जितने भी अक्यूज हैं उनका 342 का स्टेटमेंट होगा। और अगर उन्होंने कोई डिफेंस में कोई एविडेंस देनी है 340 सब सेक्शन 2 के अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर, तो उसके बाद जो है वो डिफेंस में अगर कोई विटनेस पेश करना चाहेंगे या कोई डॉक्यूमेंट पेश करना चाहेंगे तो वो उसके बाद की बात है। पहले तो अभी ट्रायल जो है इस तरफ से प्रोसिक्यूशन साइड से मुकम्मल होना जरूरी है। अच्छा मुनीर साहब, ये कितना मजबूत केस है? अगर हम बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर केसेस की बात करें तो बहुत से केसेस में उन्हें रिलीफ मिल चुका है, लेकिन अगर हम अलकादिर ट्रस्ट की बात करें तो कितना मजबूत केस है? अगर ये साबित हो जाता है तो क्या सजा हो सकती है? देखिए जी, इसमें जो केस है अभी तो उसको सब जुडिस है, उसके बारे में ये बात करना कबल वक्त है कि उसका क्या फैसला होगा, वो तो अदालत फैसला करेगी।
ظاہری بات ہے ایویڈنس کو اپریز کرے گی اور جو بھی عدالت کو سمجھ آئے گی اس کے مطابق وہ کرے گی، اور اس میں میکسیمم جو پنشمنٹ ہے اور منیمم پنشمنٹ جو ہے وہ بھی کورٹ دیکھ لیتی ہے کہ کس اکیوز کا کیا رول ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ پنشمنٹ کا کوانٹم ہوتا ہے۔ تو ابھی تو ٹرائل مکمل ہوگا تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں، اور سزا کے چانس جو ہیں ظاہری بات ہے وہ پراسیکیوشن کیس ہی اس لیے اپنا سٹارٹ کرتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ کنوکشن اور سینٹنس جو ہے اس کے کبھی چانسز ہیں۔ ٹھیک، اچھا بھٹی صاحب یہ فرمائیے گا کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کارروائی روکنے کے لیے ایک متفرق درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے، کیا یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کیس کو لنگر آن کیا جائے؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ miscellaneous applications یوزلی ٹرائل کے اندر، اسی لیے کرمنل ٹرائل پہ خاص طور پہ اور بلکہ سول ٹرائل کے اندر بھی جو miscellaneous applications آتی ہیں وہ یوزلی کورٹ کا بھی یہی گمان ہوتا ہے کہ شاید ٹرائل جو ہے اس کی پروسیڈنگز کو جو ہے وہ ہینگ کیا جا رہا ہے یا اس کو لمبا کیا جا رہا ہے، اور جو جس کا بینیفٹ اس میں ہوتا ہے جس پارٹی کا، وہی miscellaneous application دیتی ہے۔ میرے خیال میں شاید ڈیفینس سائڈ پہ ان کے ذہن میں کوئی خدشہ ہے یا خوف ہے اس طرح کا کہ شاید اس مقدمے میں ہمیں سزا ہو جائے گی، وہ اسی لیے اس خوف کے تحت جو ہے وہ miscellaneous application فائل کی جاتی ہیں، اور اس کیس میں مجھے کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی دیر میں یہ کنکلوڈ ہو سکتا ہے، چونکہ گواہان تو پیش کر دیے گئے ہیں لیکن جرا کا سلسلہ ابھی جاری ہے؟ دیکھیں جی، ایک آخری گواہ جو ہے انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے اس کا جو چیف ہے وہ تو آلریڈی ریکارڈ ہو چکا ہے، اس کے اوپر جرا کرنی ہے ڈیفینس کاؤنسل نے۔ وہ جیسے ہی ڈیفینس کاؤنسل اس کے اوپر ایک دن میں جرا مکمل کرتا ہے یا 2 دن میں جرا مکمل کرتا ہے، یوزلی تو لمبی جرا نہیں ہوتی، اس نے جو بھی انویسٹیگیشن کے حوالے سے کچھ سوالات پوچھنے ہوتے ہیں، جو فیکٹس کے حوالے سے یا انویسٹیگیشن میں جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کے حوالے سے سوالات پوچھنے ہوتے ہیں، وہ زیادہ لمبا کام تو نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد تو کنکلوڈ ہی آلموسٹ ٹرائل میں سمجھتا ہوں یہ مکمل ہے۔ ہاں، اگر انہوں نے 342 کے سٹیٹمنٹ کے بعد اگر کوئی ڈیفینس میں ایکیوز نے کوئی چیز دینی ہو، کوئی ڈاکومنٹ ریبٹل میں پیش کرنا ہو یا کوئی گواہ پیش کرنا ہو، تو اس کے لیے ٹائم جو ہے وہ لینا مناسب ہے۔ لیکن اس کیس میں یہ تاثر سامنے آ رہا ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ کے جو وکلا ہیں وہ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ منیر بھٹی صاحب موجود ہے۔ سر بہت شکریہ دن بھر کو وقت دینے کے لیے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ اثر دکھانے لگی ہیں اور ملک میں ہائیبرڈ بیجوں سے چاولوں کی فصل جو ہے متاثر ہونے سے دھان کے کسانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ تو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ موسمیاتی تبدیلیاں اثر دکھانے لگی ہیں، ملک میں ہائیبرڈ بیجوں سے چاولوں کی فصل متاثر ہونے سے دھان کے کسانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ رواں سال کسانوں کے لیے انتہائی مایوس کن ثابت ہونے لگا۔ سانحہ گندم کے بعد کسانوں کی امیدوں کا مرکز دھان کی فصل بھی اداروں کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے خراب ہونے لگی ہے۔ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بنیامین شوکت، ایگریکلچر ایکسپرٹ ہیں۔ بنیامین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو ہمارے لیے، ناظرین کے لیے آسان الفاظ میں بتائے گا کہ یہ ہائیبرڈ چاول ہے کیا، کس طرح سے یہ دھان کے کاشتکاروں کو متاثر کر رہا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ ہائیبرڈ چاول جو ہے ایک جدید قسم ہے، بیج ہے جدید، جس سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی نارملی ہم 60 من فی ایکڑ لیتے ہیں، ہائیبرڈ سے ہم 100 من تک چلے جاتے ہیں، 100 سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ یعنی پیداوار میں اضافے کے لیے ہائیبرڈ بیج جو ہے وہ بہت ضروری ہیں، اور خاص طور پہ جو ہائیبرڈ چاول ہے ہمارا، وہ دنیا میں لارج سکیل پہ ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ گزشتہ سال ہم نے تقریباً 2 ارب امریکی ڈالر کا صرف ہائیبرڈ رائس ایکسپورٹ کیا تھا چائنا میں اور انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ میں۔ اس سال جو ہے وہ خطرات ہیں، خدشات ہیں کہ ہم یہ ایکسپورٹ کا والیوم اچیو نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جو پیداوار ہے وہ ہماری 30 سے 40% تک کم ہونے کے خدشات ہیں۔ یہ کم کیوں ہو رہی ہے پیداوار، ایک بات، اور دوسری یہ کہ جب اتنی بڑی تعداد میں ہم یہ چاول بنا رہے تھے، اس کی پیداوار ہو رہی تھی، تو پھر بھی اس کی قیمت پر اثر کیوں نہیں پڑا؟ شان صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، تحقیقی ادارے ہیں، جنہوں نے کسانوں کو ایجوکیٹ کرنا تھا، کسانوں کو پروڈکشن ٹیکنالوجیز بتانی تھی، ان کا بدقسمتی سے کردار کہیں نظر نہیں آ رہا۔ کسانوں نے اس سال ایک بہت بڑی غلطی کی ہے کہ گندم کے فوری بعد جو ہے وہ چاول کاشت کر لیا ہے، جس سے جو ہیٹ ویو تھی، شدید گرمی کی وجہ سے جو پولینیشن کا پروسیس تھا چاول کا، وہ ڈسٹرب ہوا ہے، اور کرنل ابارشن بہت زیادہ ہو گئی ہے چاول میں۔ تو
تو جہاں آپ کو 1 एकड़ سے 100 मन पैदावार आनी थी, अब वो 30 से 40 मन एक्सपेक्ट की जा रही है। और बहुत सारे इलाकों में किसान जो हैं वो खड़ी फसल को हल चलाकर ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो ना पोलिनेशन हुई है, ना दाने में भराई हुई है, खाली मूंजर है। खाली मूंजर कुछ नहीं होता, खाली जानवरों का चारा होता है। तो इस वक्त वो चारा ही बनाया जा रहा है, किसान अपने चावल का चारा ही बना रहे हैं। बेनियामिन, हम बात करते हैं जब भी पाकिस्तान के हवाले से तो इसको एक ज़रई मुल्क कहते हैं और ज़राअत को बैकबोन करार देते हैं पाकिस्तान की, लेकिन क्या वजह है कि हम आज तक एग्रीकल्चर के हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं बना पाए हैं और आज तक अपने किसानों को फैसिलिटेट नहीं कर पाए? अच्छा, ये नारों की हद तक बड़ी अच्छी लगती है बात, बैकबोन है। यस, बैकबोन है हमारी इकॉनमी की, क्योंकि हम 70-80% हमारे रूरल एरिया में लोग रहते हैं और हमारी ज़मीनें, ना हमारे पास बड़ी इंडस्ट्री है, ना हमारे पास IT है, ना ही हमारे पास कोई इस तरह की स्किल्ड लेबर है कि हम चाइना की तरह छोटी इंडस्ट्री लगाएं। तो फिर एंड पे हमारे पास सिर्फ ज़मीनें बचती हैं, ज़राअत बचता है। लेकिन जो बैकबोन के साथ सलूक किया जाता है, अपनी बैकबोन को बड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं लोग, और उस पर R&D होती है, उस पर इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें जदीद ट्रेंड्स आते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम तो बीज तक बैरून ममालिक से इम्पोर्ट करते हैं। हमारा राइस, हाइब्रिड राइस का जो बीज है वो 90% से ज़्यादा बैरून ममालिक से इम्पोर्ट होता है। हमारे जो इदारे हैं, मकामी इदारे, वो आज तक ये बीज नहीं बना पाए। अगर उन्होंने बनाया है तो उसकी पैदावार इतनी कम है कि किसान उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो बैकबोन तो है, लेकिन बैकबोन के साथ जो सलूक किया जाना चाहिए, जो हमारे तहकीकी इदारे हैं, वो बिल्कुल संजीदा नहीं है इस सिलसिले में, और ना ही जो गवर्नमेंट है वो इस सेक्टर को फैसिलिटेट कर रही है जिस तरह करना चाहिए। अब जितनी को किसानों की पैदावार आई है हाइब्रिड की, अब उसका रेट पिछले साल से भी 30-40% कम जा चुका है। पिछले साल यही चावल, यही मूंजी 3500 से 4000 में बिक रही थी, आज वो 2000 में आ गई है। ना तो हमारे पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर कम हुए हैं, ना ही इंटरनेशनल मार्केट में राइस की प्राइस डाउन गई है। तो फिर पाकिस्तान में एक जो मिडल मैन माफिया है वो अब किसान से खरीदेगा, और जब किसान से खत्म हो जाएगा चावल, वो अपने असल रेट पे बहुत बड़ा मसला है जो मिडल मैन है। जब हम गंदम की बात करते हैं या आज हम चावल के हवाले से बात करें, मिडल मैन हर जगह पर मौजूद है और वही सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस हवाले से ज़्यादा डिटेल में बात होनी चाहिए। बेनियामिन, आने वाले प्रोग्राम्स में आपको हम ज़हमत देंगे और इस हवाले से मज़ीद डिटेल से बात करेंगे। तो प्रोग्राम में अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की, कि मुल्क भर में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुतादिद इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी बारिशों का खदशा जाहिर कर दिया है। सिंध और पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। कच्चे मकानात और फसलों को नुकसान पहुंचा है, जबकि कागान में बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से सड़कें बंद और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई है। और गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में सैलाबी रैलों के बायस शहर से कई देहातों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है। बलूचिस्तान के ज़िला कोहलू, हरनाई, सिब्बी, बोलान, झलबक्सी और नसीराबाद में बारिशों और सैलाबी रैलों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। शक्करगढ़ नदी नालों में तुग़यानी के बायस काफ़ी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मोहम्मद शफीक शराजी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ताज़ा तरीन हमें अपडेट्स देंगे। जी शफीक, कहिएगा। जी बिल्कुल, मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है, नदी नालों में तुग़यानी है। मैं इस वक्त सकमाल पुली पे मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं पुली पे कई फुट पानी होने की वजह से कई जो गांव हैं उनका जो ज़मीनी रास्ता है वो कट गया है। ये वाहिद रास्ता है जो शहर से मिलाता है। कई गांव इस पानी की बहाव की वजह से उनका जो रास्ता है वह कट गया है। अगर बात की जाए इस पुल की अतराफ में ना जंगले हैं, बिल्कुल ज़्यादा बहाव होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना है। लोग दवाई नहीं लेने जा सकते, शहर नहीं जा सकते। उनका आला हकाम से यही मुतालबा है। पानी का बहाव मसलसल ज्यादा हो रहा है, उनका आला हकाम से ये मुतालबा है कि नजर सानी की जाए। 10 घंटे का टाइम हो चुका है, इन गाँव का जो जमीनी रास्ता बिल्कुल कट गया है, लेकिन अभी तक जिली इंतजामिया की जानब से, सियासी लोगों की जानब से अभी तक कोई इंतजामात नहीं किए गए। जी, और अब बात कर लेते हैं जाफराबाद समेत नसीराबाद डिवीज़न में भी बारिश और सैलाब से सैकड़ों अफराद मुतासर हुए हैं। निज़ाम जतोई हमारे साथ मौजूद हैं। निज़ाम, बताइएगा जाफराबाद में और दीगर इलाकों में क्या सूरत हाल है बारिश के बाद? जी बिल्कुल, नसीराबाद डिवीज़न के अज़ला जाफराबाद, सोबतपुर, उस्ता मोहम्मद, झलमक्सी और बोलान में मानसून बारिशों के पहले स्पेल के बाद पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल से मुतासिर जो सैलाब मुतासरीन हैं वो गुज़िश्ता 10 रोज़ से खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के बग़ैर बेयार व मददगार पड़े हुए हैं। जबकि मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल भी कल से शुरू हो चुका है, जिसके बायस जाफराबाद समेत डेरा लायार, उस्ता मोहम्मद, नसीराबाद, सोबतपुर और दीगर शहरों में वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला भी जारी है। मानसून बारिशों के दूसरे स्पेल
में बारिशों के बायस जो सैलाब मुतासरीन घरों से बेघर होकर नहरों के किनारे आकर आबाद हुए हैं, उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। सैलाब मुतासरीन का मुतालबा है कि फौरी तौर पर उनकी इमदाद को यकीनी बनाया जाए ताकि वो अपने घरों को आबाद हो सकें। जी, अगर हम मुल्तान की बात करें तो वहाँ पर भी बारिश हुई है, जिसकी वजह से मुल्तान के जो शहरी हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा है। सड़कें जो हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। हसान शेख हमें अपडेट करेंगे। जी हसान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर और इसके गिरदोनवा में सुबह सवेरे होने वाली तूफ़ानी बारिश के बाद जल थल एक हो चुका है और इस वक्त शदीद बारिश के बाद मुल्तान शहर के जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जबकि जो सड़कें हैं वो तालाब का मंजर जो है पेश कर रही हैं और बेशतर मकामात की जो सड़कें हैं, जो मरकज़ी शाहराएँ हैं, वहाँ पर 1.5 से 2 फुट पानी जो है वो इकट्ठा हो चुका है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का सिलसिला जो है अभी भी जारी है, कहीं पर मुख्तलिफ मकामात पर कहीं पर हल्की और कहीं पर जो है वो तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि बारिश का सिलसिला जो है मज़ीद 36 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। जी ठीक है, हसान शेख मुल्तान से हमें आगाह कर रहे थे। अब देखना ये है कि इंतज़ामिया की जानिब से क्या इंतज़ामात किए जाते हैं, खुसूसन जिन इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है वहाँ पर PDM में और दीगर इदारों की जानिब से क्या इंतज़ामात किए जाते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। खुदा हाफिज़।